हेलो एवरीवन। ये मेरा एक ट्रेनिंग वर्कआउट है क्योंकि जिमनास्टिक्स में खासकर अपर बॉडी वर्कआउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसके अंदर अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना विदाउट गोइंग टू जिम ये कभी कभार डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं मोस्टली ये ट्राई करता हूँ कि जो शोल्डर के स्टेबलाइजेशन वाले मसल्स हैं जो एक इंजरी प्रोन होते हैं, अगर वो कभी भी वीक हो जाए तो मैं बस उनको मेंटेन करता हूँ एज एन ओवरऑल वर्कआउट। तो इस ट्रेनिंग ब्लॉग में मैंने उन मसल्स के ऊपर एक्सरसाइजेस के थ्रू काम किया है जो मोस्टली लॉन्ग रन में अगर अनफिट रहने से इंजर्ड हो जाते हैं। तो इस ब्लॉग को पूरा देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। तो इसमें जो मेरे दो फेवरेट स्टार्टिंग है वार्म अप के लिए, वो मैं थेराबैंड यूज़ करता हूँ। इसको हम लोग थेरा लूप भी बोलते हैं क्योंकि ये राउंड शेप में होता है विदाउट एनी कट। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 30 kg का है। ये आप इजीली किसी भी स्पोर्ट शॉप से ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो खासकर जो ट्रेपेजियस मसल्स है और जो बैक ऑफ द शोल्डर मसल्स है जो स्टेबलाइजेशन के लिए काम में आते हैं, मैं इसको इसी से वार्म अप करता हूँ। फिर हमारा सेकंड पार्ट आता है कोर। कोर के ऊपर हमारा वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिमनास्टिक्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आता है बॉडी अलाइनमेंट का। क्योंकि अगर आपका बॉडी अलाइन नहीं होगा, लाइन नहीं अलाइन, ALIGN, जब तक अलाइन नहीं होगा आपका बॉडी तब तक आपका जो मूवमेंट है वो शार्प नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं एज एन वर्कआउट कोर को भी इन्वॉल्व करता हूँ। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि मैं चेस्ट अप कर रहा हूँ हर बार, वो इसलिए कि एंड रेंज पे जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए एब्डोमिनेंस का, वहाँ पर उसके ऊपर स्ट्रेच भी आए। क्योंकि मोस्टली हमको इलोंगेटेड फॉर्म में एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है। इलोंगेटेड मतलब खुल करके, आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम लोग की बॉडी जितनी खुली भी रहेगी उतनी शार्प दिखेगी, मतलब कहीं भी हम श्रिंक नहीं होते हैं। तो जैसे ही अब मैंने एब्स का वर्क किया, फिर उसके बाद मैं एक्सटेंडेड सर्कल पोजीशन में आर्म शिफ्टिंग कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि हमारे एक एपरेटस होता है पोमल हॉर्स, तो उसमें ये शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा एक तरीके से वार्म अप सेट चल रहा है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो पहले मैंने शोल्डर्स का किया, बैक ऑफ द शोल्डर। अब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशंस को वार्म अप करूँगा जो हमारे खासकर हेल्पफुल होती है शोल्डर को स्टेबल रखने में। तो अभी मैं एक्सटर्नल रोटेशन कर रहा हूँ। मेरा चेस्ट अप है, नेक न्यूट्रल है, लेग्स कंफर्टेबली अपार्ट हैं। तो मैं मिनिमम 15 रेपिटेशंस करता हूँ एंड देन 15 रेपिटेशंस दूसरे हाथ के इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा रखा है क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, तो मैंने डबल थेराबैंड यूज़ कर रखा है। ये 12 kg का रेजिस्टेंस है इसके अंदर, जो मुझे फील हुआ क्योंकि मैंने जब डबल किया। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें लाइट वेट थेराबैंड लें अगर आप अभी सिर्फ स्टार्टिंग में न्यू हैं इस एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें बॉडी फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं तेज नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपकी जो मसल्स है वो आपको खुद इंडिकेट करती हैं कि किस फ्लो में आपको करना है। तो अगर आप इसमें एक्सपीरियंस हो गए, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप पूरा एंड रेंज तक इसको करें। अगर आप जूम करके देखेंगे तो आप वो मसल्स को देख पाएंगे कि वो कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। एक्टिवेट का मतलब इन द सेंस कि उनको आप सिग्नल कर रहे हैं कि हाँ भाई उठ जा, अब तेरे काम करने की बारी है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी सडन इम्पैक्ट आएगा आपके वार्म अप के दौरान या कंडीशनिंग के दौरान, तो वो इंजर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मैंने जनरल वार्म अप फिनिश कर लिया। आपने नोटिस किया होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशंस, बैक पुल जो आपकी बैक मसल्स के लिए। अब ये फ्रंट जो पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, ट्राइसेप्स, ये उसका वार्म अप हो गया। इसमें आप देख पा रहे होंगे मैं हर बार चेस्ट इन कर रहा हूँ। चेस्ट इन इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमारा कैलिस्थेनिक्स का बहुत पार्ट होता है, मतलब होल्डिंग एक्सरसाइजेस। तो इसकी जो एंड पोजीशन है वो मेरी चेस्ट इन करके होगी। तो एक ये जनरल वार्म अप चल रहा है जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि यही कंडीशनिंग है, लेकिन हम लोग जब ट्रेनिंग हॉल में जाते हैं तो हमारी कंडीशनिंग्स और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो अब इसके अंदर मैंने हर एक एक्सरसाइजेस का 3-3 सेट किया है।
15 में एक मिनिमम एवरेज लेता हूँ कि मैं हर एक एक्सरसाइज की 15 रेप्स लूँ। तो इसका मैं हर एक का 3-3 सेट लूँगा और फिर एक ही मेरा वार्म अप हो जाएगा कि आई एम रेडी टू डू द वर्कआउट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है एक्सरसाइजेस में। अब आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेन पड़ रहा है एब्स पे, क्योंकि मोस्टली जब तीसरा सेट जब मैं जाता हूँ वार्म अप के लिए तब मेरे को मसल्स के ऊपर स्ट्रेन आने लगता है। तो आप इनिशियल लेवल पे आप एक सेट से भी वार्म अप कर सकते हैं, 2 सेट से भी वार्म अप कर सकते हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो वार्म अप के लिए आपको मिनिमम 3 सेट परफॉर्म करना चाहिए। अब ये सेम वही आ गया आपका एक्सटेंशन वाला सर्कल एक्सरसाइज। अब इसमें क्या आपका प्रिपेयर होगा, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया और शोल्डर के अंदर जो क्रजेस होते हैं इन द सेंस श्रग फील होता है उसका वार्म अप हो गया। अब ये वार्म अप क्यों काम आता है, जब हम पैरेलल बार पे कोई भी टर्निंग्स करते हैं, हेली, डैमिडो, फ्रंट टर्न, डिस्माउंट, तो यहाँ पर जो ये रोटेटर कफ आपका रोटेट होता है तो उसको भी आपको ऑयलिंग की ज़रूरत है। तो एक तरीके से ऑयलिंग का काम करता है। तो अब हमारा स्टार्ट होगा एक्चुअल वर्कआउट। तो जो सेकंड पार्ट है हमारे वर्कआउट का वो पैरेलेट्स पे परफॉर्म करूँगा। ईजिली प्रेसेस करूँगा, एज सच कोई मुझे इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है क्योंकि मुझे कल भी जिम जाना है इन द सेंस ट्रेनिंग हॉल। तो मैं ज़्यादा इसको हैक्टिक नहीं बनाऊँगा, जस्ट जनरल एल होल्ड से प्रेस। अगर आप चाहे स्ट्रेट आर्म, स्ट्रेट लेग, बेंड आर्म, बेंड लेग कैसे भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू जस्ट गो फॉर हैंड स्टैंड, चाहे कैसे भी जाओ हैंड स्टैंड पे। तो इनिशियल 3 मेरे वार्म अप्स रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पुअर पोस्चर में करूँ। पुअर पोस्चर इन द सेंस जितना पुअरली परफॉर्म हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जिन मसल्स का काम नहीं है वो भी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब आप प्रॉपरली पोस्चर के साथ करते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करके तो मसल्स पे स्ट्रेन कम आता है। ये आप पुअर पोस्चर के साथ करते हो इन द सेंस आर्च, गर्दन भार, एल्बो बेंड, घुटने बेंड, हिप आउट, तो ज़्यादा ताकत लगती है। तो एज अ वार्म अप मैं कोशिश करता हूँ किसी भी एपरेटस में जब वार्म अप करूँ तो पुअर पोस्चर के साथ करूँ। उसमें क्या होता है कि उसका जो ओवरऑल मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब इसके बाद मैं नॉर्मल हैंड स्टैंड होल्ड करूँगा दीवार के साथ, कोशिश करूँगा कि मैं डिश शेप में करूँ। अब ये हैंड स्टैंड क्यों ज़रूरी है, इससे वही सेम पार्ट आ जाता है आपका बॉडी अलाइनमेंट वाला पार्ट। तो हैंड स्टैंड हमारे जिम्नास्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसको जितना परफॉर्म करेंगे उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है, क्योंकि एट दी एंड मेंस जिम्नास्टिक्स का टारगेट यही होता है कि आप अपर बॉडी के अंदर कैसे स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। तो एक ये इजी एक्सरसाइज है जिससे आप अपने रिस्ट, फोरआर्म, शोल्डर और बैक ऑफ द शोल्डर को एक्टिवेट रख सकते हैं। तो अगर आप किसी दिन जिम नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है आपकी अपर बॉडी के लिए। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। अब आता है हमारा स्क्वाट्स का वर्कआउट। तो मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं लेग्स को ना छोड़ूँ, क्योंकि अगेन वही लेग्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं वही थेरा लूप का इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मैंने क्या कर रखा है, नॉर्मल जैसे हम जो स्क्वाट्स को करते हैं बस मैंने उसको लूप के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिल जा रहा है। अगेन मैं 12 to 15 रेप्स लेता हूँ एंड सेम के मैं कम से कम 3 सेट्स करूँगा परफॉर्म। तो जो आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स है, जो आपकी लैंडिंग मसल्स हैं, वो आपकी एक्टिवेट होंगे। तो जब आप अपने रेगुलर ट्रेनिंग में भी जाएंगे तो कई हाइटेड प्लेस से आपको लैंड करना होगा, जैसे खासकर हाई बार पे या वॉल्ट पे या रिंग्स के डिस्माउंट में। तो कोई भी क्रैम्प आना या फिर डीप लैंडिंग आना वो सब नहीं होगा। तो इट्स लाइक कि एक मैंने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना रखा है कि अगर मैं ट्रेनिंग पे नहीं हूँ, मैं उन एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो
बट हाँ, ये मैं 2 सेट्स में एक्सरसाइजेस करता हूँ, मतलब 2 सेक्शन में एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने वार्म अप देख लिया, सेकेंड पार्ट में आपने ये स्पेसिफिक कंडीशनिंग देख ली। अब आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड में मैं प्रेसेस को थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ, इन द सेंस नी स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा तरीका है। पैरेलेट्स मेरे हिसाब से जिमनास्ट के पास होने चाहिए, कहीं पर भी हो रहे हैं, क्योंकि अपर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि मसल्स डेवलप करना, हमको मसल्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक आपका साइज़ कितना भी बड़ा हो जाए, अगर आप अपनी बॉडी को नहीं उठा पा रहे हैं इन डिफरेंट पोस्चर्स एज रिक्वायर्ड इन जिमनास्टिक्स, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है हमारे जिमनास्टिक्स में। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हैंडस्टैंड के अंदर वेरिएशन डाला है कि शोल्डर में एंगल बना के मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, जस्ट ही मुझे थोड़ा सा बास्केट वाला फील देगा। इसके लिए मैं एक वार्म अप के तौर पे 5 रेपिटेशंस लेके एंड देन अगेन हैंडस्टैंड पे गया हूँ मैं। सेम मैं बस को 1 मिनट परफॉर्म करूँगा एंड देन फिर आगे बढ़ूँगा। एक कैलिस्थेनिक से भी रिलेटेड मैंने बिगनर वर्कआउट रिकॉर्ड किया था, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट में। तो उसका भी मैं सीरीज़ बनाऊंगा बहुत जल्दी। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप कमेंट डाउन करके बताएं और आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। अब जो मेरा फिनिशिंग वर्कआउट रहता है वो रहता है हैंडस्टैंड पुशअप्स, बट जब मैं सेल्फ परफॉर्म करता हूँ तो आई ऑलवेज प्रिफर डूइंग पाइक हैंडस्टैंड पुशअप्स। इसमें मुझे बस ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा लोड कम हो जाता है शोल्डर के ऊपर और मैं बॉडी पोजीशन को अच्छा फॉर्म कर पाता हूँ, और जो एग्जैक्ट मसल्स है जो मुझे टारगेट करनी है उसी पे पूरा वेट आता है। तो मतलब मेरा इसमें टारगेट रहता है कि कहीं भी आर्च ना बने, क्योंकि आर्च बनने से क्या होगा प्रॉब्लम कि वो जो पोस्चर है वो ख़राब हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि पाइक में ही हैंड्स एंड डिप्स परफॉर्म करूँ और वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होता है। अब इसके मैं जनरली 2 से 3 सेट करता हूँ। इसमें मेरा ये टारगेट रहता है कि इनकम्प्लीट रिकवरी रहे मेरी। एग्जाम्पल, अगर आप 1 मिनट में पूरा फुल रिकवर हो रहे हैं तो वापस आप अटेम्प्ट कीजिए सेम एक्सरसाइजेस को इन नेक्स्ट 45 सेकेंड्स या फिर 30 सेकेंड्स। तो मेरा ये टारगेट रहता है। और जब मैं पूरा इंटेंस ट्रेनिंग पे रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइजेस के बीच में, अगर मान लीजिए शोल्डर मसल्स का आपने एक्सरसाइज किया है तो मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज एब्डोमेन का है, तो एक तरीके से शोल्डर रेस्ट हो जाएगा, एब्डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन अगेन बैक टू शोल्डर। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी इंटेंसिटी भी हाई रहती है और रेस्ट भी मिल जाता है आपको, और कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी है, क्योंकि जिमनास्टिक्स में हमको बहुत ही कम टाइम का ड्यूरेशन मिलता है और हमको उसके अंदर अपनी डिफरेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होती है। तो ये एक अच्छा तरीका है आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखने का
तो आपके ब्रेन को लगेगा कि हाँ भाई ये डिफरेंट एक्सरसाइज है, तो लोड भी नहीं पड़ेगा, बट हाँ आप कंटिन्यूसली परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जब ये ओवरऑल मेरे 3 रेपिटेशंस हो जाएंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिन मसल्स की मैंने ट्रेनिंग करी है उनको छोड़ कर के जो एक्स्ट्रा मसल्स हैं उनको मैं स्ट्रेच करूँ। तो एक तरीके से जनरल वार्म अप जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो वैसे ही मेरा कूल डाउन सेशन होता है, क्योंकि जो वार्म अप होता है वही कूल डाउन होता है जनरली। लोगों को लगता है कि कूल डाउन थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जैसा आपका जनरल वार्म अप है अगर आप उसको रिपीट कर लेंगे एज अ कूल डाउन सेशन तो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स टारगेट इज़ कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो उन मसल्स तक पहुँचे और बॉडी रिलैक्स हो जाए। और जनरल वार्म अप में भी यही होता है। तो अभी मैं थर्ड सेट के लिए जा रहा हूँ। इसमें आपने देखा होगा कि रेस्ट मेरा 30 to 45 सेकेंड्स था एंड देन सेम पाइक नेक इन है, लेकिन हाँ मुझे ज़मीन दिख रही है जो एक हैंड स्टैंड में होना चाहिए। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप जैसे थक भी जाते हैं तो आप थोड़ा सा पैरों से भी हेल्प ले सकते हैं, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, बट हाँ सेम मसल्स एक्टिवेट होंगी जो आपको एक हैंड स्टैंड डिप्स के अंदर एक्टिवेट होनी चाहिए। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. तो ये थी कुछ कैजुअल स्ट्रेचिंग्स जो कि मैंने एक कूल डाउन सेशन में करी, तो आप भी इसको कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
तो ऐसी ही कुछ फिटनेस रिलेटेड जिम्नास्टिक्स एंड कैलिस्थेनिक्स वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर